So, hello everyone. Hello, sir. Sir, just a minute. I'm getting you live. Hello, sir. I got it. तो सर हम लोग 5 मिनट्स ऐसे वेट करेंगे लोगों को Sure. ज्वाइन होने में एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टार्ट. Okay, got it. यस सर. So, okay. सर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन से. और बिल्कुल जैसे कि आपने पहले बताया था कि आपको थोड़ा हिंदी में इशू है. लाइक मैं भी कोलकाता में रहा हूँ बिल्कुल पहले. और ओके मैं अपना जो बीएफए स्टडीज था वो मैं कोलकाता से कंप्लीट किया हूँ, एमआईटी यूनिवर्सिटी से, न्यू टाउन से. तो थोड़ा बहुत मैं भी बंगाली सीख चुका हूँ वैसे. और तो आपको उतना दिक्कत नहीं आएगी. होप सो. एक्चुअली पहले तो गौरव थैंक यू तुम्हें क्योंकि तुम्हें मुझे एक पॉडकास्ट में बुलाया इसके लिए डेफिनेटली. थैंक यू सो मच और वेलकम. मेरा टूटा फूटा हिंदी काफी देर तक झेलने सकते बट मैं आपका हिंदी सर सुना हूँ. इट्स क्वाइट गुड क्योंकि मैं आपका कुछ लेसन्स भी देखा हूँ. सो मुझे पता है कि आपका हिंदी एक लेवल पे तो है कि हम लोग समझ पाए. डेफिनेटली. हाँ हाँ, बिल्कुल क्योंकि सर मैं भी मेरी कुछ टाइम. थर्ड इंटरव्यू है हिंदी में हाँ हाँ पहले तो हाँ. हाँ दो इंटरव्यू मैंने की चुका हूँ ऑलरेडी डेफिनेटली बट सर. ये थर्ड हाँ 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 हाँ. क्योंकि सर मैं आपको करीबन 2 ढाई साल से जान रहा हूँ. लाइक मैं आपको देखता था इंस्टाग्राम पे. हाँ. तो मैं आपका वर्क देखता हूँ और आपका जो जो आपका सिर्फ स्टाइल है करने का. लाइक आप तो रविन्द्रनाथ टैगोर एंड बंगाली स्टाइल में आप काम करते हो. और रियलिज्म जो आपका वर्क्स है मैं आपको देखा हूँ. आपको जो टेक्सचर वर्क है ना, उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली इस बारे में बात करेंगे. और रियलिज्म के जिस तरीके से आप रियलिज्म में काम करते हो तो उस रियलिज्म में हम लोग डेफिनेटली बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे. सो स्टार्ट करें सर इस लाइव को. और जितने लोग भी लाइव आए हुए हो, जिनका भी कोई भी क्वेश्चंस हो, आप लोग हाय डेफिनेटली. हाय हाँ. हाँ हाँ, आप लोग लास्ट में एक बार पूछना. कुछ भी डाउट्स हो हम लोग डेफिनेटली उसको कवर करेंगे. बिल्कुल यस सर. और जो भी क्वेश्चंस हो अनुपम सर से, आप लोग सारे सर को क्वेश्चन अपना दे सकते हो. सर आपको आंसर करेंगे. बिल्कुल सो सर लाइव आने का सबसे बड़ा हमारा जो रीजन है वो हमारे यंगस्टर आर्टिस्ट को है. क्योंकि जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको एक राइट पाथ मिल सके, ताकि वो एक अपना करियर वाइज चूज कर. क्योंकि आर्ट में बहुत लोग हमारे आसपास होते नहीं है बताने वाले. जितने भी हम लोग सोसाइटी में देखेंगे तो हाँ, हम लोगों को ये तो पता है कि हाँ फेमस आर्टिस्ट रहे हैं. बट बहुत लोग ऐसे नहीं मिलते हम लोगों को जो हम लोगों को राइट वे बता सके इसके बाद आपको क्या करना है.
कुछ लोग डिग्री करने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोगों को इसके बाद करना क्या है। कुछ लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फील्ड में। बिल्कुल। तो सर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे आपका इंट्रोडक्शन से, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो भी हो। तो पहले आपका हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे सर, आप कहाँ से हो। और हाँ, बताओ। बिल्कुल सर। मैं नॉर्थ बंगाल से हूँ एक्चुअली। मैं वेस्ट बंगाल से ही हूँ, लेकिन हम्म। मैं कलकत्ता से नहीं हूँ। मैं नॉर्थ बंगाल से हूँ। और लेकिन हूँ मैं एक बंगाली मैन। तो मैं बंगाल में ही आ, मेरा बचपन से अब तक काफी वक्त गुजारा मैं। और हम्म। आ, मेरा बचपन में मेरा फादर एक मेरा जो फादर है वो एक आर्टिस्ट है। और पिताजी का एज बहुत हो चुका है, तो इसलिए अब आप 70 हो चुका है, तो इसलिए वो अब उस तरह उस लेवल का काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो मेरा काम देखते हैं। तो हम्म। बचपन में पिताजी के साथ मैं काफी सारा मेमोरेबल मोमेंट है। हाँ हाँ हाँ। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि पैब्लो पिकासो का जो वर्ड है ना, वो जो एक लाइन है, एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट। तो मेरा बचपन उस लाइन के साथ स्टार्ट हुआ कि एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट। तो मैं बचपन में मुझे याद है कि मेरे पिताजी बाजार से कुछ अ, पतला सा कुछ कागज खरीद के लाते थे, और उसमें मैं हाथ घुमाता था, इधर उधर हाथ घुमाता था। तो उसके बाद मैं उस जमाने में, जब मैं बात कर रहा हूँ 90s का, तो उस जमाने में कोई अच्छा खासा कोई आर्ट का मटेरियल नहीं था। मैं देखता था कि पिताजी कमीशन बनाते थे, वो अपने हैंडमेड मटेरियल यूज करते थे। मानो कि चारकोल, वो किसी पेड़ से उसको कार्बन को बनाने के बाद उसको यूज करते थे। पेपर स्टैम्प वो खुद बनाते थे। तो मैंने ये सारी चीज देखा। और मेरे जो घर है उसमें एक छोटा माहौल था। पिताजी कोई आर्ट कॉलेज में ट्रेनिंग लेने का उसका कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो वो खुद ही अपने आप को डेवलप करते थे। तो उसके बाद मैं अ, पिताजी के साथ में बैठ जाता था, और काफी सारे संडे को कोई स्टूडेंट्स आते थे, तो मैं पैलेट लेकर घूमता था उसके पास से, थोड़ा रंग दे दो, थोड़ा ये दे दो, थोड़ा येलो दे दो, ब्लू दे दो। तो इसमें मैं रंग को कलर को अप्लाई करता था। और मैं इसी तरह मेरा एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट जो फेस था वो स्टार्ट हुआ। डेफिनेटली सर, क्योंकि मैं उसके बाद हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ बता। क्योंकि मैं सर आपका स्टोरी से लिंक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी आर्टिस्ट थे। वो ओ प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं थे, बट वो हॉबी करते थे, बट उनका गवर्नमेंट जॉब था। तो अच्छा। इस वजह से मैं लिंक कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो भी रियलिज्म में काम करते थे। बट हम्म। ये कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनल इस फील्ड में काम करूंगा। सो मैं आपका बिल्कुल। स्टोरी से डेफिनेटली लिंक कर पा रहा हूँ। हाँ हाँ। सो हाँ 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 सर। मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, वो इलेक्ट्रिसिटी में काम करते थे। अच्छा अच्छा। तो वो सारे बातें निपटाने के बाद वो स्कल्पचर भी थोड़ा बहुत कर लेते थे। मैं ओके। ऊँट ऊँट को वो काट काट कर एक शेप देना, और स्टैचू बनाना, इसका काम भी करते थे पिताजी। तो मैं जब अपना आर्ट वर्क पिताजी को दिखाता था, पिताजी मुझे कुछ उस लेवल तक गाइड नहीं करते थे। तो मैं जब अपना आर्ट वर्क पिताजी को दिखाता था, तो वो गलतियां ज्यादा निकालते थे। अब भी वो हाँ। अभी है, वो कभी भी मेरे आर्ट को बहुत प्रेस नहीं किया अब तक। वो गलती ज्यादा निकालती है, तो इसलिए मेरा उसके साथ थोड़ा बहुत वो हो जाता है। तो मेरा उसके बाद मैं स्कूल में था, पढ़ाई करना था। तो लगभग इस फेज तक 2010 में मेरा मेरे अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरा एक सपना था मैं आर्ट कॉलेज ज्वाइन कर लूं। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि मेरा अर्निंग बहुत जरूरी था उस टाइम पे। डेफिनेटली सर। तो मैं उस जॉब को मैं स्कूल सर्विस कमीशन के एग्जाम में बैठा,
और हम्म 2 साल के मेहनत के बाद मुझे जॉब मिला। हम्म तो उसके बाद मैं सीरियसली वो पिकासो के जो नेक्स्ट लाइन हम्म है कि द प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेन एन आर्टिस्ट वंस ग्रो अप। तो डेफिनेटली। इस लाइन से मैं उस फेज का स्टार्ट अब तक हम्म नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन 2010 से वो स्टार्ट हो, क्योंकि उसके बाद मैं 2010 से उसमें उस टाइम पे फेसबुक में सोशल मीडिया मैंने इतना एक्टिव नहीं था। हम्म। फेसबुक में मैक्सिमम 30 या 40 लाइक्स मिलता था। तो यस सर। 2010 या 11 में, हम्म तो उस टाइम पे मेरा जो भूख है आर्ट, तो वो मैं अपनी भूख से मैं आर्ट वर्क बनाता था। हम्म और मैं ये समझ चुका हूँ उस टाइम पे जे मैं आर्ट के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये डेफिनेटली सर। यही मेरा एग्जिस्टेंस है, मैं ये समझ चुका हूँ। तो हम्म तब तक मेरा एक आर्टिस्ट बनने का बहुत कलरफुल एक ड्रीम जैसा दुनिया बन चुका है। आर्टिस्ट बनना बहुत इजी है। हम्म 4-5 कमीशन वर्क कर लूंगा, उसके बाद उसको सेल कर दूंगा, बस मैं आर्टिस्ट बन गया। हम्म। तो इस थॉट मेरे ग्रेजुअली जब टाइम बीता, उसके बाद मेरे मैं देखा कि ये दुनिया उतना इजी नहीं है जैसा कि मैं सोचता था। इतना इजी नहीं है, आर्टिस्ट बनना उतना इजी नहीं है। पहले तो ढेर सारा काम करना पड़ेगा स्किल के ऊपर। तो उस टाइम पे डेफिनेटली। इतना फॉरेन वीडियोस भी नहीं था कि लुमिस मेथड मैं सीख सकूं। तो यूट्यूब पे दो एक रेनेसां पीरियड की या उस टाइम के ऊपर जो लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो या फिर राफेल के ऊपर वो जो स्किल के ऊपर काम करते थे, वो थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन के बारे में वो एक वीडियो था। तो उसको मैं देखता था, रेगुलरली देखता था। और पिताजी के पास बहुत सारा किताब है, वो बंगाली में भी है और इंग्लिश में भी है। ओके। तो मैं वो पढ़ता था, इतना नहीं कि बहुत लाइन बाय लाइन डिटेल में, लेकिन वो मैं पिक्चर देखता था और लाइन से उसको कनेक्ट करता था। तो ये फेस चला। अब मैं आ चुका हूँ एक, जब आर्टिस्ट बनने का सपना जो है मेरे पास, तो मैं अब देख रहा हूँ कि आर्टिस्ट का जर्नी ये एक लाइफ टाइम जर्नी है। तो हम्म मैं सोच ले चुका अब तक कि मैं अपने जब तक सांस चले मैं अपने आर्ट वर्क में एंगेज रहूंगा। डेफिनेटली सर। लाइक माइकल एंजेलो, क्योंकि वो अपने लाइफ टाइम तक लास्ट मोमेंट में भी वो बिल्कुल, बेसिलिका पे काम कर रहे थे। बिल्कुल। सर आपका काफी इंस्पिरेशन है इससे, क्योंकि स्ट्रगल कहीं ना कहीं सबको देखना पड़ता है। और सर हुँ, जैसे कि आपने बताया एक चीज, जैसे मैं आर्ट कॉलेज से हूँ, बट काफी लोग क्या होता है कि आर्ट कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाते। मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ, तो काफी लोग ऐसा है कि आर्ट कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाते। तो हुँ। क्या उनके मन में एक डाउट्स आता है कि आर्ट कॉलेज करने वाला ये सोचता है कि उनका स्किल अगर वो आर्ट कॉलेज नहीं करते तो भी उससे बेहतर हो सकता था। अब कुछ जो नहीं करे उनके मन में एक हमेशा से एक डाउट रहता है कि हम लोग नहीं किए, इसकी वजह से शायद हमारा स्किल डेवलप नहीं हो पाएगा। तो क्या आर्ट कॉलेज करना बहुत जरूरी है? अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है, और नहीं है तो फिर क्यों नहीं जरूरी है? ये मैं जानना चाहूंगा सर आपसे। देखो, पहले तो ये बात कि आर्ट कॉलेज जॉइन करने का बेनिफिट भी है, हम्म लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि आर्ट कॉलेज जॉइन नहीं कर पाऊँ, तो मैं आर्ट के लाइन में ग्रो नहीं कर सकता। ये क्लियर है। आर्ट कॉलेज में मैं नहीं, मेरा मेरा एक ड्रीम था आर्ट कॉलेज जॉइन करने का, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो सका। लेकिन मैं मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आर्ट के फील्ड में। तो वो आर्ट कॉलेज में काफी सारे नॉलेज, वो सबके साथ आर्ट वर्क, वो आर्ट के बारे में जो एक कॉन्वर्सेशन होता है, उसका जो माहौल होता है, तो वो एक बहुत हमारे अंदर जो लर्निंग है उसको बहुत एनरिच करता है वो। डेफिनेटली। और भी बहुत सारे जो टीचर्स हैं उसमें, तो उसमें वो टीचर्स जो लेक्चर डिलीवर करते हैं, और फिर जो
आर्ट के फील्ड में कैसे अपने आप को डिग्री के बाद कैसे काम करना है, कौन आर्ट किस आर्ट मूवमेंट में कैसे आर्ट वर्क हो रहा था या फिर हो रहा है, ये सब जो टोटल एंटायर जो एक चीज है वो आर्ट कॉलेज में मिलता है। लेकिन अब जो आ चुका है ये यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम हम्म, या फिर जो अलग अलग सोशल मीडियाज की मैं बात कर रहा हूँ, हम्म, तो उसमें भी अगर हम अगर हमारे हमारे अंदर अगर भूख है, अ, अगर हम उस लेवल तक आर्ट को चाहते हैं तो हम्म, ये पॉसिबल है, ये मैं कह सकता हूँ। डेफिनेटली। सर एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने आर्ट हिस्ट्री के बारे में बताया, तो आर्ट हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट होता है एक आर्टिस्ट के लिए? क्योंकि कुछ अगर जब लोग प्रैक्टिस में आते हैं तो आर्ट हिस्ट्री को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। तो हम्म, आर्ट हिस्ट्री क्या इंपॉर्टेंस रखता है आपका स्किल डेवलपमेंट में? इस बारे में सर बहुत जानना चाहेंगे आपसे। हाँ। बहुत हम्म, देखो, अब तो स्किल के ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है, लेकिन हम हम्म, आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि आर्ट हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। हम्म, कैसे आर्ट का इवोल्यूशन हम्म, हुआ एज के साथ साथ, रेनेसा आया, उसके बाद बारूद। जो क्लासिसिज्म या आया, या फिर उसके बाद इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, या हम्म, फिर एब्स्ट्रैक्ट का जमाना जो भी है, मॉडर्न आर्ट का जमाना, जो ये सब के बारे में एक थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम्म, मैं तो ये समझता हूँ। हम्म, तो थोड़ा बहुत मैं सोचता हूँ कि आर्ट हिस्ट्री को अगर हम नहीं जानते हैं तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि अगर हम अब जो टेक्निक के ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो वो अ, कौन सा एरा के साथ कनेक्ट कर रहा है, या फिर हम्म, हम ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इस जमाने में बैठकर अगर रेनेसा के स्टाइल में पेंटिंग बना रहे हैं, तो वो तो एक स्किल बेस्ड काम हो। हम्म, लेकिन अम, हम खुद क्या अब इस इन दिस एरा में कैसे हम हमारे आर्टवर्क को डेवलप करते हैं, तो ये कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर हम आर्ट हिस्ट्री के बारे में कुछ हमें हम्म, इंफॉर्मेशन नहीं है। डेफिनेटली सर। सर मैंने आपका जितना भी वर्क्स देखा है मैक्सिमम आपका एक क्योंकि मैं आपका कुछ ट्रेन वाला भी वर्क देखा था हाँ, जिसपे कुछ एक्सीडेंट हुआ था एक हाँ, बार। करमंडल एक्सप्रेस का जो हाँ। सर एक चीज जानना चाहूंगा, लाइक आपका जो स्टाइल है जिसमें आपका जो टेक्सचर्स दिखती है काम पे, और आप रियलिज्म में काम करते हो मोस्टली। तो रियलिज्म सिर्फ स्टाइल में, क्योंकि लोग क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जब फील्ड में आते हैं तो एक किसी की से सुन के कि हमको स्टाइल डेवलप करना है, तो स्टाइल बनाने के लिए क्या एक टाइम लगती है या फिर हम लोग स्टार्टिंग से स्टाइल में काम कर सकते हैं? काइंडली रिपीट, हम्म। सॉरी सॉरी, काइंडली रिपीट, गौरव। ओके। ओके सर। तो जैसे सर क्या होता है कि हम लोग जब इस फील्ड में जो भी लोग प्रोफेशनली आना चाहते हैं तो एक स्टाइल होता है, क्योंकि जितने भी हम लोग आर्टिस्ट को देखते आए हैं हम्म, पास्ट में, उन लोगों का एक स्टाइल रहा है, तब जाके वो कहीं ना कहीं फेमस हुए हैं, जो आपको और लोगों से अलग बनाता है। क्योंकि जब हम लोग क्लासिकल आर्ट देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एकेडमिक आर्ट में सब लोग एक जैसे ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो आपको अलग नहीं बनाता है। बट जब हम लोग प्रोफेशनली या फिर अपने से कुछ अलग करना चाहते हैं, तो स्टाइल जो होता है, लोग बहुत अर्ली स्टेज में चाहते हैं अपना स्टाइल डेवलप करना। और स्टाइल क्या तुरंत बनता है या फिर उसके लिए काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट और मेच्योरिटी भी चाहिए होती है? एंड कितने वक्त लगती है एक स्टाइल को डेवलप करने में? हम्म, देखो, पहले से स्टाइल नहीं बनता, इतने इतने हम्म, आसान नहीं है स्टाइल बनाना। हम्म, अगर हम स्टाइल खुद ब खुद बनता है, हम्म, अगर मैं पहले से ये सोच लिया कि स्टाइल मैं नहीं, स्टाइल मुझे बनाना है, ऐसा हम अगर खुद को प्रेशराइज करते रहे तो स्टाइल कभी भी नहीं बनेगा। स्टाइल डेफिनेटली। कैसे बनता है? मान लो कि एक पैलेट है, उसमें मैं ब्रश को मैं रैपिडली मैं घिस रहा हूँ, उसके बाद कैनवस में अप्लाई कर रहा हूँ, वो कौन सा? लेकिन जो मैं पैलेट में जो ब्रश को घुमा रहा हूँ वो सबकॉन्शियसली है। तो अगर हम उस पेंटिंग में अप्लाई
करने से पहले अगर हम पैलेट को देखें तो उसमें बहुत सारे ब्रश स्ट्रोक मिलेंगे कि नहीं? हम्म। हाँ। तो उसमें तुम्हारा एक खुद का पहचान है। तो मैं ये सोचता हूँ कि पैलेट को ऑब्जर्व करना चाहिए डेफिनेटली। कि अगर कैसे टेक्सचर मुझे एक लग रहा है कि मैं एक स्टाइल बना रहा हूँ, तो वो पैलेट को देखकर ही हम खुद ब खुद डेवलप कर सकेंगे। तो इतना इजी नहीं है कि एक दिन में स्टाइल बन जाए हाँ। या 2 दिन में बन जाए, इसको टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि स्टाइल तुम्हारे अंदर ही है। हम्म। अगर हम वीकेंड में एक या दो या फिर 3 आर्टवर्क्स हम अराउंड हमारे पास जो देखें, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट में हम खुद को ढूंढने में एबल होंगे। तो हाँ, तो स्टाइल धीरे धीरे बनता है, ग्रेजुअली बनता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आर्टिस्ट को इन्फ्लुएंस, देखो एक तो बात सही है कि इन्फ्लुएंस हम सब होते हैं। मैं भी एक जमाने में रेनेसा पेंटर का जो स्टाइल है उसको मैं इंस्पायर्ड होकर मैं बनाता था। दूसरे दूसरे दूसरी बात, उसके बाद मैं वैन गॉग का काम देखा, तो मेरे अंदर वो भूख जागी कि मैं वैन गॉग जैसा ब्रश स्ट्रोक लाया। लेकिन हम फॉलो हर आर्टिस्ट को करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा क्या उसमें खास है, क्या खास है जो दूसरों से तुम्हें अलग करता है? ये तुम्हारा एक स्टाइल है, तो उसको बनाने में थोड़ा तो वक्त जाएगा। तो डेफिनेटली। 5 साल या फिर 10 साल, या फिर मैं तो सोचता हूँ कि एक आर्टिस्ट का जर्नी टिल डेथ तक जाता है ये। सर आपका जितना भी वर्क्स होता है वो बेसिकली रियलिज्म में होता है। तो रियलिज्म में एक चीज हम लोग बहुत ज्यादा फेस करते हैं, लाइक हम लोग तो पहले अपने ड्राइंग स्किल्स को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं ताकि वो क्योंकि विदाउट ड्राइंग स्किल्स आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप जितने भी उसमें टेक्निक्स आती है, लाइक वैल्यू हो गया, आप या फिर लाइट्स के बारे में स्टडी आप नहीं कर सकते हो, या फिर आप एनाटॉमी पे नहीं जा सकते हो। तो रियलिज्म में आपने अभी तक क्या क्या डिफिकल्टीज या फिर हो सकता है चैलेंजेस क्या क्या फेस किया? क्योंकि आपका वर्क्स में हम लोग जो रियलिज्म देखते हैं, तो वो चीज में अपने कुछ चैलेंजेस जो भी अभी तक आपने फेस किया हो, तो उस बारे में हम लोग डेफिनेटली जानना चाहेंगे। देखो हाँ गौरव, हाँ। चैलेंजेस रियलिज्म में नहीं है, हाँ। आर्ट में ही चैलेंजेस है। तुम डेफिनेटली। अगर रियलिस्टिक में हो तो उसमें भी चैलेंजेस है, अगर तुम एब्स्ट्रैक्ट में हो उसमें भी चैलेंज है। क्रिएटिव फील्ड में चैलेंज होगा ही होगा। डेफिनेटली अगर सर। चैलेंजेस नहीं होगा तो तुम सही डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हो, ये तो बात क्लियर है। तो मैं जो चैलेंजेस मैंने फेस किया, क्योंकि वो जो मैं पेंटिंग में जो रेफरेंस ढूंढता था उसमें उस टाइम पे जो जो पेंटिंग में जब मैं ग्रो अप कर रहा था, तो उसमें सोशल मीडिया में या फिर गूगल में इतना खासा या फिर पिंटरेस्ट भी नहीं था उस टाइम पे। तो मैं रेफरेंस ढूंढता था। तो रेफरेंस के लिए इंडिया में एक तो अभी अवेलेबल है, लेकिन उस टाइम पे जब मैं डेवलप कर रहा था खुद का, तो रेफरेंस का एक चीज तो ये तो था, बहुत सारे ये दिक्कत था। जैसा मैं रेफरेंस ढूंढ रहा हूँ रियलिस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, कि मेरा कॉम्पोजिशन जिस फिगर को वो डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से मेरा मैं फिगर को मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसको मैं इसलिए कभी कभी मुझे भी क्लोथ डाल के या फिर वेरियस पोस्चर में मैं देखता था। तो ये तो एक ये था, ये तो एक छोटा चैलेंज था। उसके बाद दूसरा चैलेंजेस जो है वो है हमारे आसपास कुछ नेगेटिव पीपल। थॉट बनाने वाले कुछ आर्ट लवर या फिर आर्टिस्ट जो ये सोचता है कि रियलिज्म कोई आर्ट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट सब है। तो मैं बता दूं इस चीज में कि ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ कि रियलिज्म
आर्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, रियलिज्म नहीं है। हर कुछ आर्ट है। रियलिज्म मैं अगर बना रहा हूं तो धीरे धीरे मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, उसमें सेमी रियलिस्टिक आ रहा है, या फिर मान लो कि सुर रियलिस्टिक आ रहा है, उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट आ रहा है। तो चैलेंजेस हर तरफ है। तो ये तो कांस्टेंट, ये तो मैं फेस कर चुका हूं ऑलरेडी। हमारे दिमाग में ये भर भर के डोज देने वाला कोई होता है कि ऐसा मत बनाओ, ऐसा मत। खुद का सुनना चाहिए। तुम जिस चीज में अपना मन या फिर ना तुम्हारा जो जान है वो बना रहे हो, तो उसमें फिक्स रहो, उसमें काम करते रहो रेगुलर बेसिस पे। सर एक चीज हम लोग जानना चाहेंगे, if any of लोग समझे ओके। सर एक चीज हम लोग डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि लाइक आपने अभी जो स्टाइल के बारे में डेफिनेटली बताया और रियलिज्म के बारे में बताया, तो सर जो बिगनर्स होते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? लाइक ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा कि आप फ्री हैंड सजेस्ट करोगे, क्योंकि अभी जो जनरेशन हम लोग देख रहे हैं, लोग ग्रिड से काफी ज्यादा काम कर रही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो भी ग्रिड से काम कर रहे हैं और एक फ्री हैंड होता है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे यंग आर्टिस्ट को? पहले तो ये सोचना बंद कर दो हाँ कि हम कुछ शॉर्टकट में मिलेगा। हाँ। शॉर्टकट ये बहुत प्रेशस वर्ड है, शॉर्टकट। शॉर्टकट। शॉर्टकट को कुछ शॉर्टकट से कुछ अचीव नहीं होता है। शॉर्टकट करना बंद कर दो। ये हम्म सोचना बंद कर दो कि हमें शॉर्टकट करने से कुछ मिल जाएगा। ये तो नहीं है। दूसरा, कंपेयर करना छोड़ दो दूसरों से, क्योंकि कंपैरिजन दिमाग में प्रेशर ही लाता है। हम प्रेशराइज्ड हो जाते हैं अगर हम दूसरों से कंपेयर करते हैं कि उस आर्टिस्ट के स्टाइल को हमें फॉलो करना है, उस आर्टिस्ट का दो काम सेल हो गया, हमारे क्यों नहीं हो रहा है। ये कंपेयर करना छोड़ दो। जिंदगी में अम, हम सबको अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो वो हमारे लिए अलग अलग है। हर एक का सिचुएशन अलग है, हर एक का अपब्रिंगिंग अलग है, हर एक का नॉलेज अलग है, हर एक का खुद को देने का जो पावर है वो अलग है। लेकिन हम सब में जो एक चीज सेम है वो है, हम प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हैं। प्रैक्टिस। तो ये तो बात क्लियर है। और तीसरी चीज जो है, मैं बोलना चाहूंगा कि फ्री हैंड पे ज्यादा काम करो। ग्रीड के चक्कर में आज तो तुम्हें एक अच्छा खासा पोर्ट्रेट मिल गया, या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर स्टोरी में कुछ रील बना के बहुत धमाका मचा दिया, तो ये तो है। लेकिन आर्ट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो उस मुकाम पे जाके तुम्हें पता चलेगा कि अगर हम ग्रीड को प्रैक्टिस कर रहे होते, ग्रीड को छोड़ के प्रैक्टिस कर रहे होते, तो हमारा काम और भी कुछ बताता या फिर बहुत आगे जाता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उस टाइम पे मैं खुद ही ग्रीड से मैं पहले ग्रीड से बनाता था। मेरा जर्नी ऐसे शुरू हुआ उस टाइम पे। तो उसके बाद मैं धीरे 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 उसको छोड़ता रहा। छोड़ने छोड़ते 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 मैं अब जो बनाता हूँ, तो मैं ग्रीड ग्रीड एक ग्रीड का यूज कैसे करते हैं ये भी एक अलग चीज है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ग्रीड का यूज के बारे में 90% लोगों का पता नहीं है, ग्रीड कहाँ और कैसे यूज करना चाहिए। अगर हम बेशक मैं एक बात हर वक्त बोलता हूँ कि आर्टिस्ट के आंखों में ग्रीड होता है। वो कलर को जांच लेते हैं, यही तो ग्रीड ही है। हाँ। हम समझ लेते हैं कि हम हमारे जो मन में क्या चल रहा है, वो विजन से मैं समझ लेता हूँ कि ये कलर से वो कलर मिक्स करके ये वैल्यू बना लूंगा, या फिर कुछ लाइंस को बनाते ही मेरे जो फोकस है, जो फॉर्म में अपने दिमाग से लाना चाहता हूँ कैनवस पे, तो वो जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो हमारे दिमाग में या फिर आंखों में ही ग्रिड है। वो एक मेजरमेंट है, वो दिमाग से आता है। सर यही मैं बोल रहा कि हम लोग जब ड्राइंग सीख जाते हैं, हूँ। जैसे कि मेरे को भी पर्सनली फिगर एंड पोर्ट्रेचर पे इंटरेस्ट है,
तो एनाटॉमी एक सब्जेक्ट आ जाती है, जो कि हम लोग को स्टार्टिंग से पता होता है कि एनाटॉमी एक सब्जेक्ट है, जो कि अगर अब जो भी लोग फर्स्ट ईयर में हो, बैचलर्स में हो, उन लोगों का फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है वो एनाटॉमी होता है। एक होता है बेसिक एनाटॉमी, एक होती है डीप एनाटॉमी। तो एनाटॉमी कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपकी फिगर्स में, या फिर देखिए दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं ये कॉपी करते हैं हर एक चीज को, दूसरे होते हैं कि एनाटॉमी का स्टडी करते हैं। लाइक हम लोग अगर पास्ट हिस्ट्री के मास्टर्स को देखें, तो जितने भी लियोनार्डो, माइकलेंजेलो या फिर कारावाजियो, उन लोगों का अगर स्टडीज देखें, तो इन लोगों ने प्रॉपर एनाटॉमी का स्टडी किया था, जो कि आज के डेट में अगर आप इंस्टाग्राम देखोगे तो कहीं ना कहीं मिसिंग है ये चीज। तो आपको क्या लगता है कि एनाटॉमी कितना इंपॉर्टेंस होता है एक आर्टिस्ट के लिए सीखना? देखो, जिस जमाने का बात कर रहे हो तुम, तो उस टाइम पे सब कुछ रिवील हमारे सामने नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे लियोनार्डो दा विंची या फिर डेड बॉडी को लेकर, ये तो हम सबको मालूम है कि लियोनार्डो दा विंची या फिर माइकल एंजेलो वो डेड बॉडी या फिर कॉप्स है उसको स्टडी करते थे। उस टाइम पे वो इन्वेंट करते थे, वो जो फ्लेश का बदबू या फिर खून का बदबू या फिर स्किन का जो एक आर्टिस्ट का सेंस बहुत तगड़ा होता है। वो सिर्फ कलर या फिर रिजल्ट से नहीं काम करता है, उसका हर एक अम, इंद्रिय जिसको हम कहते हैं उसको साफ होना बहुत जरूरी है। हम्म। कान हो या फिर नाक हो, तो वो उस स्मेल को लेते थे खुद के अंदर, तभी वो उस चीज को बना पाते थे। लेकिन आज जो है, आज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर कुछ इन्वेंट हो हम्म। चुका है एनाटोमी में। तो वो हम देखते हैं। लेकिन अगर मान लो कि हम इस टाइम पे एक हाथ बना रहे हैं, अगर हाथ या फिर पाम बना रहे हैं अपना, तो एनाटॉमी सेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये जो हाथ है, ये जो पाम है, तो इसके आउटर साइड को मैं देख रहा हूं, लेकिन वो जो मूव करते हैं, इसमें कितना जॉइंट्स है, इसमें कितना बात तो रिब्स है, या फिर जो उसका जो फॉर्म है। अगर तुम रियलिज्म से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ भी जाओ ना, तो ये एनाटॉमी इनडायरेक्टली काम करता है अच्छा। उसमें भी। तो एनाटॉमी सेंस होना थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई एनाटॉमिस्ट बन जाए, लेकिन एनाटॉमी का सेंस होना, मसल का सेंस होना, अ, ये बहुत जरूरी है। तो एक एक्सरसाइज है कि हम घर में एक मिरर में अगर हम खुद को देखें या फिर पोर्ट्रेट को देखें, मान लो कि मैं भी एक लाइव पोर्ट्रेट बना रहा हूं, तो इसमें, तो अगर हमें नहीं पता है कि स्कल के अंदर इधर डाउन है, तो मैं उधर डेप्थ कैसे डालूंगा? डेप्थ के। वो तो कॉपी हो जाएगा। हम वैल्यू पुट कर रहे हैं या फिर ये बना रहे हैं, लेकिन ब्लॉकिंग के बारे में जो स्केच या ड्राइंग में या फिर एक प्रॉपर नॉलेज को बिल्ड करने में जो है, तो वो में एनाटॉमी सेंस अगर कुछ भी नहीं है तो हमें नहीं पता चलता। तो एनाटॉमी लेसन ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई एनाटॉमिकल या फिर डॉक्टर बन जाए, ऐसा नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत एनाटॉमी के बारे में एक बेसिक सा सेंस होना चाहिए। वो डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है सर हम लोगों को सब, बिल्कुल। क्योंकि किसी ने एक सही बात कहा है, मेरे को अभी याद आया कि हम लोग लाइट को हम लोग कलर को नहीं बल्कि लाइट को पेंट करते हैं। और लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब टकराता है, तो वो कैसा फॉर्म क्रिएट करता है, बिल्कुल। और वो विदाउट एनाटॉमी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर बहुत। में क्या चल रहा है, अब वो बाहर में, क्योंकि बाहर में एक पतला सा स्किन का बस एक लेयर है। मेन आपका मसल्स है, मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटेंशन होगा, तो वो अपना एक अलग सा शेप क्रिएट करता है, उस शेप से लाइट्स क्रिएट होती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एनाटॉमी डेफिनेटली, जैसे आपने एक्सप्लेन किया सर, और सर जैसे आपने ये चीज बताया कि एब्स्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में एनाटॉमी यूज होता है, तो थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं सर इस टॉपिक को? देखो, अब तक तो मैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में इतना गहरा मुझे नॉलेज नहीं है। तो मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो लोग आर्टिस्ट जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाते हैं, मान लो कि वो रियलिज्म से ही आता है, एब्स्ट्रैक्ट रियलिज्म से ही आते हैं।
उसका वे, उसमें रियलिज्म तो आएगा ही आएगा। इसके रियलिज्म के बारे में कुछ नहीं पता, वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कर ही कर ही नहीं सकते। वो नहीं सकते, नहीं सकते। कैनवास को डर्टी हम्म करेगा, उसका कोई सेंस हम्म नहीं। हम्म जो मैं सोचता हूँ कि एक कॉम्पोजिशन का सेंस या फिर कुछ का सेंस, तो वो एक फॉर्म है। मान लो कि एनाटॉमी हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, हर चीज में एनाटॉमी है। एक हम्म। तुम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्रिएट कर रहे हो, उसमें भी एनाटॉमी है। वो कलर का खेल है, वो एक फॉर्म या फिर वो कैलकुलेशन है, एक कॉम्पोजिशन का सेंस है। मान लो कि पिकासो का जो गैंडिका है, वो मैं मानता नहीं हूँ कि वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, वो रियलिज्म से ही बेस्ड हुआ। हम्म तो वो उसमें भी एनाटॉमी है। अगर तुम देखो तो पिकासो से जो क्यूबिज्म का फॉर्म लाया, वो भी एनाटॉमिकल ही था, क्योंकि हम हर डायरेक्शन से उसको साइड बाय साइड प्लेस कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट में। अगर हम इस व्यू से देखें रियलिज्म में, तो हमारा इस पोर्शन लाइट दिख रहा है या डार्क दिख रहा है ये, लेकिन हम इस पोर्शन को इस मेजर से साइड बाय साइड प्लेस कर दें, या फिर हमारे जो दिमाग का जो बैक साइड है उसको हम फ्रंट में ला दें, तो वो क्यूबिक फॉर्म में पिकासो जिस पर्सपेक्टिव में काम करते थे, जो जिस पर्सपेक्टिव में वो क्यूबिज्म को जान दी, तो ये एक प्रॉपर एनाटॉमी का अगर तुम्हें सेंस नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट में भी तुम कुछ नहीं कंपोज कर पाओगे। क्योंकि सर जितने भी आर्टिस्ट रहे पास्ट में, वो कहीं ना कहीं स्टाइल बनाने से पहले रियलिज्म में काम किए ही किए हैं। विदाउट रियलिज्म, रियलिज्म बहुत डीप भी नहीं, बट एक रियलिज्म में उन्होंने काम किया। पिकासो को भी बिल्कुल। हम देखेंगे तो उनका जो पास्ट का जो वर्क था, जब वो स्टार्ट किए थे तो रियलिज्म में ही था। आस्ते आस्ते जैसे कि उनका एज डेवलप हुआ, तो उन्होंने फिर अपने एक प्रॉपर स्टाइल में काम किया। बिल्कुल। हाँ। तो सर एनाटॉमी सीख, जैसे कि आप एक जो भी यंगस्टर्स है, जो भी आर्ट के यहाँ पे सीखना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे? लाइक पहले तो ड्राइंग होती है, क्योंकि एनाटॉमी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, हम लोग ये जानते हैं। क्योंकि ये हम लोग बिगिनर लेवल को कभी सजेस्ट नहीं कर सकते कि आप एनाटॉमी स्टार्ट करो सडनली, क्योंकि जितने भी बोन्स है उनके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको पर्सपेक्टिव भी सीखनी पड़ती है, देन आप एनाटॉमी को कर सकते हो। तो एक चीज मैं जानूंगा कि आपसे कि ड्राइंग के बाद हम लोगों को क्या सीखनी चाहिए, मतलब ड्राइंग को कितना इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? हम लोग को एनाटॉमी का क्या बिगनिंग लेवल से करनी चाहिए, या फिर बाद में हम लोग कर सकते हैं ऐसा? ड्राइंग का रोल बहुत हम्म, प्रेशस है। हम्म, या पहले तो अगर हम कुछ चीज को देख देखना सीखे, हाँ, कोई नहीं देखता, पहले ही पेंसिल को चलाना सीख जाता हम्म, है। पहले देखो, हम्म, तुम्हारे सामने जो लाइव है, जो लाइव कुछ भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कि एक पेंसिल गिरा हुआ है, इसको देखो कैसे उसका फॉर्म है, लाइट कैसे आ रहा है, शैडो कैसे आ रहा है, उसको देखो। शांत दिमाग से उसको देखो, पहले ऑब्जर्व करो, उसके बाद लाइन खींचो। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि स्केचिंग बहुत जरूरी है। फ्री हैंड स्केचिंग या लाइव कुछ देख कर बनाना, हर वक्त लाइव पॉसिबल नहीं होता। तो मान लो कि एक फोटो देखकर या फिर रेफरेंस लेकर, वो भी काम करता है। क्योंकि हम पेंटिंग या ड्राइंग, हमारा हाथ जो दिमाग चला रहा है, वो हाथ बना रहा है, ऐसा है। तो पहले देखो उस चीज को, लाइव देखकर कुछ चीज थोड़ा फ्री हैंड में बनाने की कोशिश करो। पहले पहले डार्टी होगा, हम्म, उसमें फॉर्म नहीं होगा, एक्यूरेसी नहीं आएगा, इग्नोर, जस्ट बिल्ड योर ओन फॉर्म्स एंड तुम्हारे जो फ्लो है, मान लो हम्म, कि हम एक पेज में हम एक लाइन खींच रहे हैं, तो हम सबकॉन्शियसली ये लाइन खींच सकते हैं, सबकॉन्शियसली। तो definitely। वो बहुत, उसमें एक जान वाली बात है। हमारे अंदर जो आइडेंटिटी है लाइंस में, वो रिफ्लेक्ट करता है। तो स्केचिंग में फ्लो अपने आप आ जाएगा। तो स्केचिंग या ड्राइंग पे काम करना बहुत जरूरी है। ये तो पहला चीज है।
सर एक चीज, जैसे कि मैं भी अभी एक पेंटिंग किया था, तो जैसे कि मैं कोई हेलो गौरव। हेलो। वॉइस क्लियर नहीं है गौरव। हाय गौरव, वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ। अब क्लियर है। हाँ, ओके ओके सर। तो सर एक चीज मैं अभी अभी आपसे हम्म, क्वेश्चन कर रहा था। हम्म, ये था कि हमारे मन में अभी कुछ कंपोजिशन है कि मेरे को इस तरीके का पेंटिंग बनानी है। लाइक एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि मेरे को इस तरीका की कुछ वर्क बनानी है। वो कोई भी हम्म, मीडियम पे हो सकता है। तो हमें हम्म। उस जगह पे एक मॉडल चाहिए होगी। तो हम लोग उस टाइम पे क्या गूगल से ले सकते हैं या फिर हम लोग खुद से बैठा के, आप मतलब किस तरीके से प्रेफर करते हो? ये मेरे प्रिफरेंस की अगर बात करें तो ये मेरे प्रिफरेंस से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि कॉम्पोजिशन कैसे डिमांड कर रहा हाँ। है। ऐसा भी हुआ कि मैं एक चाह रहा हूं और कॉम्पोजिशन एक डिमांड कर रहा है, तो हम्म मैं कॉम्पोजिशन जो डिमांड कर रहा है वही पुट कर रहा हूं। हम्म हम्म तो ये तो बात सही है। हम्म हम्म तो हमें गूगल से लो, पिंटरेस्ट से लो, या फिर कहाँ से लो, स्ट्रीट में फोटोग्राफी कर लो, या फिर कुछ लाइव जो अ, मान लो कि बाजार में एक भीड़ है, बहुत क्राउडी एरिया है, तो उसमें एक लाइव वीडियो बनाओ। तो लाइव वीडियो बनाने के बाद उसमें वो वीडियो पॉज पॉज करके बहुत सारे जेस्चर या फिर फिगर ड्राइंग हम बना हम्म सकते हैं। तो उसमें भी कॉम्पोजिशन के जो डिमांड है वो शायद पूरी हो जाए। हम्म। तो ये भी है। तो ऐसे लिखते कहाँ से भी लो, लेकिन काम करना है, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज गैदर करना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर मैंने अभी एक रिसेंट पेंटिंग बनाया था लाइफ एंड डेथ के ऊपर। तो मैं क्या किया था, कॉलेज में था, तो एक लड़की मुझे लगी कि इस पेंटिंग के लिए परफेक्ट है। तो उसके मैंने अप्रोच किया, देन हम लोग कुछ फोटोग्राफी किए, लाइक पूरा प्रॉपर सेटअप किए, लाइट्स वगैरह, देन हम फोटोग्राफ क्लिक करके। क्योंकि आज की डेट में सर लाइफ में मुझे लगता है कि लोगों को उतना पेशेंस नहीं है जो उतने टाइम तक पेंटिंग के लिए बैठे। सो वो चीज मैं उस तरीके से करता हूँ, जो भी मुझे आइडियाज लगती है तो मैं लोगों को अपने सामने ऑब्जर्व करता हूँ कि कौन से लोग उस पे परफेक्ट बैठ सकते हैं उस पेंटिंग पे। देन आफ्टरवर्ड्स मैं उस पे अप्रोच करके, जो भी लोग रेडी होते हैं, देन मैं अप्रोच करके कुछ फोटोग्राफ्स लेके, जैसे मुझे लाइटिंग, क्योंकि मैं बारूक पे बेसिकली सर काम करता हूँ, कारावाजो और रेम्ब्रांड के स्टाइल पे मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ डेफिनेटली उस स्टाइल को अडॉप्ट करने का। तो मेरा चियर्स ये क्यूरो। बेसिकली सर प्रोसेस है क्यारोस्क्यूरो का और टेनेब्रिज्म का। आ, सर आज की डेट पे मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करूंगा, लाइक अर्निंग के ऊपर आर्टिस्ट का। जो एक सब लोग घबराए हुए रहते हैं इस चीज का। अर्निंग के बारे में सब जानना चाहेंगे, आर्टिस्ट का कितने सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से वो अर्न कर सकता है, और इस बारे में सर थोड़ा सा इलेबोरेट करके सब जानना चाहूंगा आपसे। पहली बात, हम्म इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना जरूरी है, हम्म। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम अर्निंग के लिए आर्टवर्क बना रहे हैं। ये हाँ। पहली गलती है। अगर हम ये सोच ले पहले से कि हमें आर्ट से अर्निंग करना है, तो मान लो 100% मैं कह रहा हूं, तुम आर्ट के स्किल्स के ऊपर कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। नहीं कर वो एक पाएंगे। प्रेशर सा बन गया, तुम्हारे ऊपर दबाव सा बन गया, वो तुम्हें दबाव ही डालेगा। तो हमें ये नहीं सोचना है कि इसका प्राइस कैसा होगा। पहले तो
मान लो कि छोटे मोटे कमीशन मिल रहा है, तो उसका रेट के ऊपर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। मेरा पहले फोकस होना चाहिए कि मेरा बेस्ट देना है अपने कमीशन में, रेट कोई भी हो। पहले तुम्हें जैसा तुम चाहो वैसा मुंह मांगे प्राइस नहीं मिला तुम्हें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक कमीशन वर्क में कितना तुम अपनी जान डाले, वो एफर्ट, या तुम कितने आर्ट के ऊपर तुम्हारे तुम्हारा नॉलेज कितना है, हम्म। ये सब मिलाकर जो तुम्हारा एक विजन आर्ट के ऊपर तुम डाल रहे हो, उसमें तुम्हारा उस कमीशन से दूसरा कमीशन मिलेगा तुमको। हम्म। तो अर्निंग के बारे में अगर पहले से ही हम अटक रहे हैं, तो हम ज्यादा दूर नहीं प्रोग्रेस कर पाएंगे। आर्ट मार्केटिंग वो खुद ब खुद हो जाएगा एक टाइम के ऊपर, लेकिन उसके लिए हमें बिल्ड करना पड़ेगा खुद को। तो स्किल पे काम करना ज्यादा जरूरी है। और आर्ट मार्केट या फिर आर्ट, अगर दिन में 2 या ढाई घंटे काम करने के बाद तुम्हें अगर मान लो कि आधे घंटे या फिर 1 घंटे टाइम अगर तुम्हें बच जाए, तो उसमें तुम आर्ट फील्ड या फिर आर्ट के मार्केटिंग के बारे में जो जो नॉलेज है यूट्यूब में अवेलेबल है या गूगल में अवेलेबल है, तो वो एक जानकारी के रूप में तुम ले सकते हो। सर एक चीज और एक क्वेश्चन था कि आर्ट का जो प्राइसिंग होता है जब हम लोग कोई भी पेंटिंग बनाते हैं तो उसका प्राइसिंग कैसा रखे, क्योंकि आर्ट का प्राइसिंग कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, आपका आपके नॉलेज पे भी डिपेंड करता है, और आप कितने ज्यादा कमीशंस पहले कर चुके हो, बहुत चीजें लाइक मिलके एक आपका प्राइसिंग सेट होता है। तो किस तरीके से एक आर्टिस्ट सेट कर सकता है अपना प्राइस अगर उसे प्राइस के बारे में कुछ ज्यादा खास आइडिया नहीं है? एक तो बात ये सेट है हम्म। कि आर्टिस्ट को उसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिलता है, आर्टिस्ट के विजन के ऊपर पेमेंट डेफिनेटली। मिलता है। आर्टिस्ट का लाइफ का अगर हम मान लें कि इस जमाने में हम रेनेसा की उस जमाने का पेंटिंग बना रहे हैं, तो वो क्या उस जमाने में जो आर्टिस्ट बनाए थे उसका जो एक ग्लोबलाइज जो एक फेमस जो एक बैकग्राउंड है, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जमाना बदल चुका है। तो इस जमाने में सोचकर, इस जमाने की बात सोचकर हमें ये सोचना चाहिए कि आर्टिस्ट का जो आर्ट, ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। तो अगर हम स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं या हम आर्ट के बारे में जो नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, हमारा जो ये टाइम के साथ साथ डेवलप करता जाएगा। तो हमारे जो पीछे का जो बैकग्राउंड स्टोरी है, ये हमारे एक लाइफ टाइम जो एक जर्नी है, उसके ऊपर हमें हमें पेमेंट मिलता है। आ, तो एक चीज और जैसे जानना चाहूंगा सर, जो कलरिंग का चीज होता है, क्योंकि हम लोग यंग आर्टिस्ट को भी मोटिव दे रहे हैं, तो कलरिंग हम लोगों को कब से चालू करनी चाहिए सर? और काफी लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि मीडियम कौन सा चूज करें, पहले ऑयल करे या फिर वाटर कलर करे, तो क्या आप सजेस्ट करते हो? क्योंकि मैंने आपका जो ऑयल वाटर कलर देखा है, तो आप वाइट कलर का भी यूज करते हो वाटर कलर पे। तो सर एक तो कहा जाता है कि रूल पहले ब्रेक नहीं करो, बट रूल ब्रेक कर भी करना चाहिए तो कब करनी चाहिए? जैसे आप वाइट का यूज करते हो तो आप कब किए हो? क्या एक्सपीरियंस उसमें मैटर करती है? तो ये सर मैं जानना चाहूंगा आपसे। वो डेली बेसिस पे अगर तुम हम्म। मान लो कि तुम 20 30 या फिर 40 आर्टवर्क बनाकर तुम अचीव कर सकते हो, या तुम 1000 काम करके भी अचीव नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना काम एनरिच होता जाएगा। प्रैक्टिस किस ढंग से कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो कि मीडियम की बात करें, तो मुझे लगता है कि हर मीडियम को टेस्ट करना जरूरी है।
अगर तुम एक ही जो फूड है, फूड को डेली कंज्यूम कर रहे हो, तो उसमें एक बोरनेस आ जो जाएगा। बोलना चाहिए तो था। ऐसा ही मीडिया की हिसाब से ये करेक्ट है कि अगर हम डेली एक ही मीडियम पे काम कर रहे हैं, तो दूसरे मीडियम का जो वो जो उसका टेस्ट है हमें नहीं मिलेगा। तो काम करना है वैल्यू के ऊपर। हम्म, जिस मीडियम तुम्हें अच्छा लगे उस मीडियम से बनाओ। पेंसिल से हो, चारकोल से हो, ऑयल से हो, वाटर कलर से हो, या एक्रिलिक से हो। काम करना है वैल्यू के ऊपर, क्योंकि ये ही प्रॉब्लम है, वैल्यू के ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं डालते हैं। उसमें कलर चढ़ चढ़ जाए या फिर कोई मीडियम आ जाए, वो अलग बात है। उसका एक फील अलग अलग सा रहेगा। लेकिन अगर वैल्यू वैल्यू का प्रॉपर सेंस नहीं है, तो कितने भी तुम मीडियम डिफरेंट डिफरेंट ले लो, तो उसमें बदलने वाले कुछ चीज ही नहीं है। सर आप यंग आर्टिस्ट को क्या एडवाइस देना चाहोगे, जो भी अभी वही मैं, आर्ट। हाँ मैं पहले बोल चुका हूँ इसके बारे में। कोई किसी का शॉर्टकट या फिर कुछ जो है, ये शॉर्टकट जो वर्ड है, ये बहुत, इसके पीछे हम भागे जा रहे हैं। शॉर्टकट कुछ नहीं है। ये मैं पहले सोचता था, एक टाइम था जो जब मैं सोचता था कि ऐसा ड्राइंग बना ले या ऐसा पेंटिंग बना ले तो वो सेल हो जाएगा, या फिर हम आर्टिस्ट बन गए। कोई स्किल अगर हमें अचीव कर ली, तो हम सोचने लगे कि उस आर्टिस्ट की तरह हम पेंटिंग बना रहे हैं। लेकिन इस जमाने में ये सब अलग है। अगर हम रेनेसा जमाने से भी बेटर पेंटिंग आप बना सकते हैं, इसका ये मीनिंग नहीं है कि हम उस आर्टिस्ट से आगे निकल गए। क्योंकि सर ये नहीं है। उस वक्त पे बना है जिस वक्त पे कोई नहीं बनाया था, वो अपने बिल्कुल, इसके समय पीछे से काफी आर्टिस्ट का आगे एक रहा। टाइम का जो एक वैल्यू है। आज से 500 या फिर 600 साल पहले जो पेंटिंग बनाता था, जो पेंटिंग बन रहे थे, तो उसका एक टाइम पीरियड का तो वैल्यू है। उसके ऊपर डेफिनेटली। आर्टिस्ट का जो जर्नी है, उसका विजन अलग है। मोनालिसा कॉपी करने से कोई भी ग्रेट नहीं बन जाए। बैकग्राउंड का स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्टकट की तरफ जाना तुम बंद कर दो। हम्म। दूसरी चीज, किसी से कंपेयर मत करो। ये बहुत वाइटल है। बहुत, अ, हम कंपेयर कर रहे हैं उसके, उस आर्टिस्ट ने ये बनाया था या फिर इस आर्टिस्ट ने ये नहीं पाया था। हम वैन गॉग की आर्ट वर्क या फिर उसके क्रिएशन से इंस्पायर्ड होना बहुत अच्छी चीज है, बनाओ। मास्टर कॉपी भी बनाओ, लेकिन उसमें भी खुद का एक आइडेंटिटी होना जरूरी है। तो कंपेयर मत करो। तुम्हें भी हर उस चीज का कैपेसिटी है। अगर तुम अपने आप को वेल ट्रेन करोगे, तो तुम डेवलप। तब एक टाइम आएगा जो जब तुमको और
नॉलेज होना